मूवी की स्टार्टिंग में हमें भविष्य यानी सन 2065 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर इंसानों ने अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे में नए हैबिटेबल प्लैनेट की खोज कर ली थी। साइंटिस्ट उन ग्रहों के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रहे थे ताकि उन्हें पता चल सके कि उस ग्रह पर पानी है या फिर नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक से पावरफुल देशों के बीच में परमाणु युद्ध शुरू हो गया। 68 मिनट के युद्ध ने पूरी पृथ्वी को तबाह करके रख दिया। उस पूरे ब्रह्मांड में वही इंसान बचे थे जो पृथ्वी से बाहर थे। पेगासस नाम के स्पेसशिप पर कुछ इंसान मौजूद थे जो सितारों में अपना घर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इनका सफर काफी लंबा था। अगर आप साईफाई मूवी एक्सप्लेन लवर हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वी बर्बाद होने के 7 साल बाद पेगासस नाम के स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये स्पेसशिप पूरे 7 सालों से स्पेस में ट्रेवल कर रहा होता है, जिस पर सिर्फ 8 लोग ही मौजूद थे। इन्हें अभी तक इंसानों के रहने के लायक कोई भी प्लेनेट नहीं मिला था। इनके स्पेसशिप के तरह बहुत सारे स्पेसशिप थे जो ट्रेवल कर रहे थे। ये सारे स्पेसशिप एडवांस टेक्नोलॉजी के बने हुए थे, क्योंकि इस पर पानी रिसाइकल करने के साथ साथ इसका खुद का वातावरण भी था। इनका स्पेसशिप एंटी मैटर से चलता था और इनके शिप पर ऑक्सीजन की भी कमी आ सकती थी, लेकिन इस बात की इन्हें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि जल्द ही ये लोग ऐसे ग्रह पर पहुंच जाएंगे। अब हमें स्पेसशिप के अंदर दिखाया जाता है। पीटर नाम का इंजीनियर स्पेसशिप के एक हिस्से को रिपेयर कर रहा होता है। एडवर्ड उसे अंदर से ये बता रहा होता है कि आगे क्या करना है। यहीं पर स्पेसशिप के उस हिस्से में धमाका होता है जहां पर माइक खड़ा था, लेकिन माइक उसे ठीक करके शिप के अंदर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो पीट छोटे से बच्चे को नए ग्रह के बारे में बता रहा होता है। उसने पृथ्वी के बारे में उस बच्ची को काफी सारा बताया हुआ था, क्योंकि उस बच्ची ने पृथ्वी कभी भी नहीं देखी थी। लड़की पीट से ये पूछती है, हम जिस ग्रह पर जा रहे हैं क्या वहां पर समुद्र होगा? पीट उससे झूठ नहीं बोलना चाहता। वो उससे कहता है, पता नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो हमारे लिए हैबिटेबल होगी या फिर नहीं। बाकी सारे लोग एक दूसरे को झूठे उम्मीदें दे रहे हैं। अब हमें गैरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है। वो शिप के मेडिकल रूम में जाता है। मेडिकल रूम से बहुत सारी दवाई चुराकर उसे यूज कर लेता है, क्योंकि गैरी को एक ऐसी बीमारी है जिससे उसकी बॉडी में काफी पेन होता है। इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। आज माइक का बर्थडे है, उसके लिए जैन एक केक बनाकर लाती है। ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इन्हें एक दूसरी स्पेसशिप से मैसेज मिलता है। ये मैसेज इनक्रिप्टेड था, इसीलिए कैप्टन के अलावा इसे कोई नहीं पढ़ सकता था। अब कैप्टन को दिखाया जाता है, वो शिप को लेकर काफी चिंता में था। एडवर्ड शिप के इंजन को ठीक करने में काफी समय लगा रहा था, जिससे उनकी ऑक्सीजन की ज्यादा खपत हो रही थी। एडवर्ड के जाने के बाद में पीट कैप्टन को ये बताता है, हमारा इंजन दोगुनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इसी कारण के चलते इंजन में एंटी मैटर ज्यादा यूज हो रहा है। ये जानने के बाद में कैप्टन को टेंशन तो थी, लेकिन वो ये बातें किसी को नहीं बताते, तो ये राज इन्हीं दोनों के बीच में रहता है। शिप के सिस्टम में एडवांस एआई था जो कैप्टन को बताता है, हमें यूटा नाम के शिप से एक मैसेज मिला है। इस मैसेज को सिर्फ कैप्टन ही देख सकता था, क्योंकि ये मैसेज उसकी वाइफ ने ही किया था। वो भी एक दूसरे स्पेस शिप पर मौजूद थी और उनका शिप जिस ग्रह की तरफ जा रहा था उन्हें बाद में पता चलता है वो ग्रह जीने लायक नहीं है। उनके शिप का एंटी मैटर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इनके पास जाने के लिए कोई ईंधन नहीं है, इसीलिए ये लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। बाद में जब कोई स्पेसशिप इनके पास आएगा तो ये लोग फ्यूल लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। कैप्टन की पत्नी उससे कहती है, तुम्हें इस मिशन को पूरा करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी शिप पर बचे हुए सिर्फ आखिरी इंसान हो। सीन शिफ्ट होता है तो हमें ये दिखाया जाता है, सारे लोग शिप पर खाना खा रहे होते हैं। माइक और एडवर्ड की काफी जिद हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन उनसे टेबल पर बैठने के लिए कहता है, तो गैरी कैप्टन से यूटा से आए मैसेज के बारे में पूछता है। कैप्टन उसे बताता है, उनका शिप एक प्लेनेट की तरफ गया तो था, लेकिन वहां पर वो प्लेनेट हैबिटेबल नहीं था, इसीलिए वो फंस कर रह गए। एडवर्ड सबके सामने निराश हो जाता है और कहता है, काश मैं उस स्पेसशिप पर निकला होता जिन्हें एक ही साल में हैबिटेबल प्लेनेट मिल गया। यहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल खराब कर दिए और हमें अगर यहाँ से लौट के जाना पड़ा तो जिंदगी के पूरे 14 साल खराब हो जाएंगे। कैप्टन सबसे कहता है, मिशन कंप्लीट होने से पहले हमें ये उम्मीद है और हम जिस ग्रह की तरफ जा रहे हैं स्कैन करने के बाद में हमें ये पता चला वो प्लेनेट इंसानों के लिए हैबिटेबल है। खाने के बाद में हमें दिखाया जाता है गैरी उसी लॉकर से फिर से वही दवाई चुरा रहा होता है। आने वाला कल का दिन इन सब के लिए काफी खुशी का था, क्योंकि ये लोग उस ग्रह के नजदीक पहुंच जाएंगे और वहां से एक प्रोब भेजेंगे। अगर उसके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तो हम अपने आगे की यात्रा जारी रखेंगे और उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो हम उसी ग्रह पर लैंड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिप के केबिन में माइक और एडवर्ड लड़ रहे होते हैं। एडवर्ड ने शराब पी रखी थी, अब पता नहीं उसे शिप पर शराब कहां से मिल गई। तभी माइक उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुम्हें
जीने की उम्मीद नजर नहीं आती, तुम हमारी भी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। एडवर्ड माइक से ये कहता है, पूरे शिप पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ, क्योंकि मेरे अलावा पूरे शिप पर ऐसा कोई नहीं है जो भेजे गए प्रोब के संदेश को पढ़ सके। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम लोगों को ये बात कभी भी पता नहीं चल पाएगी, वो ग्रह जीने लायक है या फिर नहीं। इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है, तभी कंप्यूटर कोड ऑरेंज की एक वार्निंग देता है। माइक जल्दी से कैप्टन को आवाज लगाकर उसे जगाता है, क्योंकि उसे उस ग्रह की ऑर्बिट में एक दूसरा शिप दिखा था। जब माइक उस स्पेस शिप को स्कैन करता है तो सारे लोगों को ये बात पता चलती है, ये शिप उनका नहीं है, ये एक चाइनीज शिप है, क्योंकि जब अर्थ पर न्यूक्लियर वार हुआ था तो ये दो बड़े देशों के बीच में हुआ था और उस शिप के लोग इनके दुश्मन हैं। इन सबको ये बात जानकर और शौक लगता है कि वो स्पेसशिप सिर्फ एक ही जगह पर रुकी हुई थी, न ही उस स्पेसशिप से इनके पास कोई सिग्नल आ रहा था और न ही ये उस शिप तक सिग्नल भेज पा रहे थे। तभी इनमें से कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं, क्यों ना हम में से कुछ लोग उस शिप तक जाएं। जब कुछ लोग उस शिप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं शिप के हालात कुछ ठीक नहीं है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो, लेकिन वहां पर उन्हें उन लोगों की डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए। उन लोगों को उस स्पेसशिप पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसका नाम जे था। वो उसे लेकर अपने शिप पर आ जाते हैं। अब कैप्टन उस रूम में पहुंचता है जहां पर एक चाइनीज की डेड बॉडी रखी हुई थी। उस बच्चे से चाइनीज भाषा में बात करता है, जिसे देखकर हैल और कैप्टन शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उसने कभी भी उन लोगों को ये नहीं बताया था कि उसे थोड़ी बहुत चाइनीज भाषा भी आती है। गैरी उन सब लोगों को ये बताता है, छोटा सा बच्चा ये बोल रहा है, शिप पर मौजूद सारे लोगों को इसी आदमी ने मारा था और मारने के बाद में उसने उन सारे लोगों को शिप से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बीतने के बाद में एडवर्ड उन्हें बताता है कि उस शिप से कुछ डाटा प्राप्त हुआ है। उस शिप से हमें कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं मिला है जिससे हमें यह पता चल सके वो ग्रह हमारे लिए हैबिटेबल है या फिर नहीं, इसीलिए हमें उस ग्रह पर जाकर देखना होगा। लेकिन सब लोगों का कहना यही था कि सबसे पहले हमें उस प्रोब का वेट करना चाहिए जो हमने भेजा है। लेकिन कैप्टन सारे लोगों से कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर खराब हो चुके हैं और हमारे पास में कम ऑक्सीजन बची है। इसीलिए ना चाहते हुए भी सब लोगों को कैप्टन का कहना मानना पड़ता है। अब ये लोग अपना शिप उस ग्रह की तरफ ले जाने लगते हैं। शिप से उन लोगों को लगातार ये वार्निंग मिल रही थी कि उनके लैंडिंग करने के बाद में शिप में कोई खराबी हो सकती है, लेकिन जैन किसी तरह से शिप को उस ग्रह पर लैंड करवा देती है। जब 2 लोग अपने शिप से बाहर निकलकर उस ग्रह की जमीन पर पैर रखते हैं तो उन्हें पता चलता है यह ग्रह इंसानों के लिए रहने के लिए हैबिटेबल नहीं है, यानी कि इंसान इस ग्रह पर जिंदा नहीं रह सकते, जिससे सब लोगों को दुख होता है। लेकिन जॉन सबको यकीन दिलाता है कुछ दिनों बाद उन्हें ताजा हवा मिल जाएगी, यानी कि जीने के लिए एक हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाएगा। हालांकि उनके स्पेसशिप को टेक ऑफ करने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत थी और उनके पास एनर्जी कम ही बची थी, जिसके बावजूद भी ये लोग स्पेस में ले जाते हैं। उस स्पेसशिप का एक नाइट्रोजन पाइप भी टूट गया था, जिसे एडवर्ड ठीक करने के लिए गैरी के कमरे में जाता है तो उसे वहां पर एक ब्लड दिखाई देता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है माइक को उस चाइनीज ने नहीं मारा बल्कि गैरी ने ही मारा है। वो किसी को कुछ बताए बिना सबसे पहले नाइट्रोजन का पाइप जोड़ता है। इसके बाद में गैरी उसे भी मार देता है, जिसके बाद गैरी कैप्टन को आकर बताता है उस चाइनीज बच्चे ने एडवर्ड को भी मार दिया। लेकिन जय तो अभी भी उस बच्ची के पास बंधा हुआ था, जिसे देखकर कैप्टन समझ जाता है इस शिप पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब उस बच्चे के पास से कैप्टन वापस आता है तो वो देखता है गैरी ने हैल के गले पर एक ब्लेड रखा हुआ था। गैरी उस कैप्टन से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस चाइनीज बच्चे पर विश्वास मत करो, लेकिन तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। शिप का एंटी मैटर केवल 2% ही बचा है। हैली कैप्टन से कहती है तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम सबसे पहले उन दोनों बच्चों को बचाओ। जिसके बाद कैप्टन उन दोनों बच्चों को एक पॉड में बिठाकर उस दूसरे ग्रह की तरफ भेज देता है। अब हमें दिखाया जाता है हैल और गैरी में काफी हाथापाई होती है। तभी वहां पर कैप्टन भी आ जाता है और वो गैरी को गोली मार देता है। गोली चलने के कारण उनके स्पेसशिप में एक छेद हो जाता है, जिससे शिप में प्रेशर बढ़ने लगता है। मूवी के लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है जिस प्रोप में कैप्टन ने बच्चों को भेजा था। जैसे ही वो प्रोप उस ग्रह पर लैंड होता है तो प्रोप से बच्चे बाहर निकलकर आते हैं, जहां पर वो बच्चे आराम से सांस ले सकते थे। वो प्लैनेट उनके लिए हैबिटेबल था। उन बच्चों के सामने वो चाइनीज कैप्टन भी खड़ा होता है जो चाइनीज शिप से बच गया था। छोटा सा बच्चा उस कैप्टन को देखकर उसकी तरफ भागता है, क्योंकि वो उसके डैड थे। अब शिप में हमें हैली और कैप्टन को दिखाया जाता है उनके पास में एनर्जी यानी एंटी मैटर बिल्कुल नहीं था। उनके पास इतना ही एंटी मैटर बचा था जिससे वो लैंड कर सकते थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।